हेलो स्टूडेंट, हम पिछले वाले वीडियो से सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। न्यायपालिका वाला चैप्टर है जो आपका, ये हमने शुरू किया था, इसको हम पढ़ रहे थे। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय का जो इतिहास है उसको हमने समझा था कि किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास रहा है, हमने इसको जाना और समझा था। और सर्वोच्च न्यायालय के जो संवैधानिक प्रावधान है वो भी हमने इस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार की। सर्वोच्च न्यायालय को क्या विशेषाधिकार है, यानी कि वो क्या कर सकता है, क्या उसके राइट हैं, इन सभी जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के, उनको विशेषाधिकार कहते हैं। और उन विशेषाधिकारों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उनकी बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में उसे याचिका जारी करने का अधिकार तो है ही, साथ ही साथ उसको और भी कई अन्य अधिकार हैं जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या है, कई मामलों में ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है विश्व के शक्तिशाली न्यायालयों में से एक माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कहीं दूसरे मामलों की सुनवाई भी करें, नहीं। केवल सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान में जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हीं मामलों की भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है। सर्वोच्च न्यायालय कभी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सुनवाई नहीं करता है। यानी कि मान लीजिए कोई दूसरे विश्व के दूसरे देशों का मामला है तो भारत ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करेगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इसके मामलों की सुनवाई नहीं करेगा। भारत केवल और केवल भारत के अंदर, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में आने वाले उन सभी मामलों की सुनवाई करेगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जो भी प्रावधान, जो भी राज्य भारत में इंक्लूड किए गए उन मामलों की सुनवाई भारत करेगा। भारत का मतलब सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो पहला अधिकार है वो है प्रारंभिक अधिकार या इसको बोलते हैं मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकार। ये क्या है? इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा जो केवल और केवल ऐसे मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकेगा जो भारत और भारत के राज्यों के बीच में हुए विवादों की सुनवाई करेगा। कौन कौन से राज्य हैं ऐसे मामले जो केवल सर्वोच्च न्यायालय सुन सकेगा? वो मामले कौन कौन से हैं? जैसे भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में मतभेद हो जाते हैं तो ऐसे मामलों की सुनवाई भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में उत्पन्न विवादों की सुनवाई करेगा। अब आपके नज़र में कोई ऐसा हो जो विवाद आपको पता चल रहा हो, जो ऐसे विवाद हो जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ने की हो, भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में उत्पन्न विवादों की सुनवाई भारत सरकार जो सर्वोच्च न्यायालय वो करता है, ऐसे विवाद को आप बता सकते हैं? ऐसे विवाद कई हैं भारत में। जैसे सबसे जो चर्चित और सबसे विवादित जो मामला है वो कौन सा आपको पता है? वो है कावेरी जल विवाद, जो भारत का अब तक का सबसे भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विवाद माना जाता है। यानी कावेरी जल विवाद इस प्रकार का विवाद है जिसमें भारत सरकार और दो राज्य सरकारों के बीच का विवाद है। ये भारत सरकार का इसमें रोल नहीं है कावेरी जल विवाद में, ये दो स्टेट के बीच का मामला है। और भी ऐसे कई मामले हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में अधिकारों को लेकर टकराव की स्थिति आ जाती है जब सर्वोच्च न्यायालय में निर्णायक भूमिका निभाता है। पहली बात, अनुच्छेद 71 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 71 जो है, अनुच्छेद 71 के तहत इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी जो मामले हैं वो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 इस बात का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी मामले केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। यानी कि उनकी सुनवाई है, उन पे अगर कोई किसी प्रकार का मुकदमा जो है अगर वो दर्ज होता है तो उसकी सुनवाई है वो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगी। दूसरे जो न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, हाईकोर्ट्स है, उनमें सुनवाई नहीं की जा सकेगी। राष्ट्रपति पर पद पर रहते हुए सीधे राष्ट्रपति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। राष्ट्रपति पर सीधे किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा। ये सारी बातें संवैधानिक है और संविधान में अनुच्छेद 71 में इन बातों का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति को पद से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सीधे पद से। हालांकि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को पद से गिरफ्तार ही नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति ऐसा आ गया जिसने कोई ऐसे अपराध कर दिए, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं भारत के इतिहास में कि
कि राष्ट्रपति को पद से गिरफ्तार किया हो, राष्ट्रपति पर ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए जो अमानवीय हैं। मान लीजिए आने वाले समय में ऐसा कोई हो जाए, राष्ट्रपति पे कदाचार, भ्रष्टाचार, अनमाइनर ऐसे महिलाओं से संबंधित आरोप लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कैबिनेट में एक मीटिंग होगी, उस कैबिनेट के प्रस्ताव के बारे में संसद में इस पर बात होगी। उस निर्णय के आधार पर, उस मीटिंग के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में ऑर्डर करेगा कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जाए। तब ऐसी स्थिति में गिरफ्तार किया जाएगा, यानी कि सीधे डायरेक्ट, जैसे आपको और हमको अगर हम कोई अपराध करते हैं तो पुलिस सीधे गिरफ्तार करती है, वैसे गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए किया गया है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हमारा देश का जो राष्ट्रपति है वो क्या है? भारत की एकता, अखंडता और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। इसलिए भारत का जो पद, राष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि जो राष्ट्रपति का जो पद है ये संवैधानिक पद है, यानी कि इसका जो रोल है बहुत ही कम है। सर्वाधिक शक्तिशाली जो है वो प्रधानमंत्री हमारे देश में बताया गया है। तो ये मामले जो हैं प्रारंभिक अधिकार में आते हैं। प्रारंभिक अधिकार में आपने ये सब जाना। दो राज्यों के बीच में उत्पन्न विवादों को सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा। भारत सरकार राज्य सरकार के बीच में उत्पन्न मामलों को सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा। अनुच्छेद 71 कहते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी मामले की सुनवाई कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी। ये क्या है? प्रारंभिक अधिकार है। अब बात करते हैं अपीलीय अधिकार की। ऐसे कौन से अधिकार है जो अपीलीय अधिकार की श्रेणी में आते हैं, उनकी बात करते हैं। अपीलीय अधिकार क्या है? अपील का मतलब होता है कि आगे अपील करना किसी भी मामले में। अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, किसी भी कोर्ट ने निर्णय दिया जो अधीनस्थ न्यायालय है, उससे ऊपर हम अगर अपील करते हैं। हमारे भारत में जो न्यायपालिका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। सबसे ऊपर हम सर्वोच्च न्यायालय को रखते हैं, इससे नीचे हम हाई कोर्ट्स को रखते हैं, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रखते हैं, फिर इसके नीचे सबसे नीचे तहसील कोर्ट होता है जो हर तहसील के अंतर्गत माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति, अपीलीय अधिकार क्या होता है? किसी व्यक्ति ने, मान लो मुकदमा यहाँ किसी का व्यक्ति का सुना गया, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का मुकदमा इस कोर्ट में सुना जा रहा है, तहसील कोर्ट में, और यहाँ इसको मान लीजिए फांसी की सज़ा सुना दी इस कोर्ट ने, या इसको किसी प्रकार का दंड दिया। अब ये अपने मामलों की सुनवाई जो है वो इस कोर्ट में करेगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अगर इसकी सुनवाई को, इसको सेशन कोर्ट भी कहते हैं, हर ज़िले में ये सेशन कोर्ट होता है। अजमेर, हमारा डिस्ट्रिक्ट अजमेर है, वहाँ पे अजमेर में भी ये सेशन कोर्ट है, जो जिला न्यायालय जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर अपील करेगा। तो अगर ये भी यहाँ पर सज़ा को बरकरार रखा जाता है तो ये हाई कोर्ट में अपील कर सकता है अपने इस मामले को, मृत्युदंड के मामले को, या जो भी सज़ा उसको हुई है। अगर यहाँ पर भी बरकरार रखा जाता है, कोई किसी प्रकार का इसमें चेंजेस नहीं होता है मामले के, तो फिर क्या करते हैं? अंतिम जो विकल्प है, सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई करवा सकता है, अपील कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। अपीलीय अधिकार का मतलब होता है कि अपील करेगा सर्वोच्च न्यायालय में कि उसका जो साथ जो हुआ है वो अन्याय हुआ है, वो उसकी जांच करें। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय अधिकार के तहत क्या करता है? जो हाई कोर्ट के जो केसेस हैं उनको अपने पास मंगवा लेता है, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको यह आश्वासन देता है कि हम क्या करेंगे, फिर से इस मामले की जांच करेंगे, फिर से इस मामले को चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या है। तो उस व्यक्ति को यह आश्वस्त करता है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। यहाँ से यहाँ तक जाने में लोग पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है न्याय के लिए, तब जाकर हम तहसील कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकते हैं। यानी कि न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। भारत में न्याय आसानी से प्राप्त नहीं होता है, लोगों को पूरी ज़िंदगी निकल जाती है न्याय के लिए। न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। सरकार इसको सरल बनाने के लिए एक अभी कानून बनाया है, जो है राष्ट्रीय विधि जो अपील अधिकार, उसके तहत क्या है, लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मामलों की सुनवाई करें। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण, जिसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, इस एक्ट को पारित किया ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय प्राप्त हो सके। जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी ये कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति करवाएगा, यानी इकोनॉमिकली कर और सोशलिस्ट जस्टिस, इनकी लोगों को क्या उपलब्ध करवाएगा राज्य। राज्य सभी लोगों के साथ क्या करेगा, उनके साथ न्याय संगत व्यवहार करेगा। तो इनका आधार ये है। तो ये सारी बातें थी अपीलीय अधिकार के तहत। एक बार सुन लीजिए, अपीलीय अधिकार का अर्थ दो अर्थ होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय को रिकॉर्ड के रूप में रखना ही रिकॉर्डिंग अधिकार है।
हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा जो भी हाईकोर्ट ने अगर किसी प्रकार का निर्णय दिया है उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, उसे आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी हाईकोर्ट के सभी आदेशों को, सभी निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उसे चेंज करवाने के लिए हाईकोर्ट से एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है कि हम आपके इस निर्णय को क्या करें, सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे, क्योंकि आपका डिसीजन क्या है, ये न्याय संगत नहीं है। तो ये सारी बातें, अपीलीय अधिकार हाईकोर्ट का एक प्रमाण पत्र होता है जिसको कहाँ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में देते हैं कि हम इस मामले की सुनवाई आगे करवाना चाहते हैं, और इसको विशेष याचिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय कई मामलों में अपील कर सकता है, स्वयं भी अपील कर सकता है। ये इस प्रकार से अपीलीय अधिकार है। थर्ड जो है वो है रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अपने जो है उनको बातों को रखता है। सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय के रूप में है, अभिलेख के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख के रूप में, यानी कि रिकॉर्ड रखते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे मामले आते हैं जो कभी हुए ही नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, उन मामलों को, सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को रिकॉर्ड करवाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार के अगर कोई केसेस आते हैं तो उन केसेस को देखते हुए क्या करें, निर्णय दे सकें। एक रिकॉर्ड के रूप में उसको रखते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं मजीर, इंग्लिश में इसको रेफरेंस कहते हैं और हिंदी में इसको संदर्भ कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय को रिकॉर्ड में रखा जाता है और भविष्य में इस संदर्भ में मजीर या रेफरेंस के रूप में इसको देखा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय की आवश्यकता पर भी दंड देने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अपने मामलों को भी खुद सुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय की आवश्यकता पड़ने पर दंड देने का अधिकार है। इस बात का ये है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने दिए गए निर्णयों को समीक्षा करने का अधिकार, इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। सीधी बात है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं, अपने द्वारा, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ सुनवाई करवाई और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा थी बरकरार रखा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर आगे तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो एक लास्ट अंतिम विकल्प बचता है, वो है अपीलीय अधिकार के तहत उस व्यक्ति क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा करवा सकता है। वो क्या है, न्यायिक समीक्षा के तहत माना जाता है, यानी कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गए निर्णय को फिर से क्या करवा सकता है, जुडिशियल रिव्यू करवा सकता है। इसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की फिर से जांच करते हैं। भारत में कई बार इस प्रकार के उदाहरण, आपको एक उदाहरण बताता हूँ मैं। आपने केशवानंद भारती का नाम सुना होगा, सर्वोच्च न्यायालय के ये वरिष्ठतम जज एडवोकेट थे। 1967 की बात है, तब एक बार की बात है। 1967 में गोलकनाथ नाम के एक एडवोकेट थे, पंजाब के थे ये गोलकनाथ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार नहीं, संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो क्या करे, संविधान में संशोधन करे। यानी कि इसने पंजाब का था, इसको इस बात से जानते हैं गोलकनाथ बना पंजाब राज्य भारत संघ। इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, गलत, आप सही कह रहे हैं, एडवोकेट की बात को माना, ठीक है, संसद को अधिकार नहीं है और मना कर दिया, नहीं करना संशोधन। 1967 में सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका लगाई कि संसद को क्या नहीं है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। ऐसा गोलकनाथ बना पंजाब राज्य वाले मामले में कहा गया था। अपने डिसीजन में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि संसद अब क्या है, संविधान में संशोधन नहीं करेगी। 1967 से लेकर 1963 तक संविधान में संशोधन नहीं किए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। फिर बाद में इसको केशवानंद भारती बना पंजाब राज्य में वापस, इसको केरल का था ये, वापस इसी मामले को कोर्ट में चैलेंज किया गया। केशवानंद भारती केरल के थे ये, इन्होंने इस मामले को फिर से कोर्ट में चैलेंज किया। तब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले जो निर्णय दिया था ना गोलकनाथ वाले मामले में, उसी मामले को बदल दिया।
यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, अपने दिए गए निर्णय को बदल सकता है, यानी कि इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यानी कि गोलकनाथ वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया था कि भारत सरकार को अधिकार नहीं है, संसद को अधिकार नहीं है कि वो संविधान में संशोधन करे, और उसके बाद में 1963 तक संविधान में संशोधन नहीं किए गए। 1973 में जब केशवानंद भारती ने इस मामले को फिर से कोर्ट में चैलेंज किया, तब सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन कहते हुए कहा कि संसद में जो संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल संसद को ही है, यानी कि संसद ही क्या कर सकेगी, संविधान में संशोधन कर सकेगी। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही दिए गए निर्णय को क्या कर दिया, बदल दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को बदल सकता है, अपने खुद के निर्णय को भी चेंज कर सकता है। इससे इसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत था। इतिहास में इस प्रकार की घटना घट चुकी है और कई मामलों में इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को चेंज किया है, और तब से लेकर आज व्यवस्था ये है संविधान में, संसद ही क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय क्यों दिया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये पढ़ा, संविधान में जो है ना अनुच्छेद 368 में इस बात का प्रावधान है, संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी कि संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन कौन करेगा, संसद करेगी। इसको आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को चेंज किया, पहली बात। ठीक है, अब ये तो था सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखक के रूप में। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अगले अधिकार की, जो क्या है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार थे, 2 विशेष 3 अधिकार आपने पढ़े। अगले वाले वीडियो में कुछ और अधिकार हम इसके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।